नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल से फिल्स में आपका स्वागत है। जैसा कि विगत दिनों से हम लगातार अपने मास्टर एक्ट MB एक्ट 1988 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ हम पुलिस अधिकारियों को भी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि वो जानें कि विधि की व्यवस्था क्या है, MB एक्ट क्या है, CMBR के प्रावधान क्या है, UPMBR के प्रावधान क्या हैं। विभिन्न प्रकार के सर्कुलर समय समय पे अपडेट हो रहे हैं, उनके बारे में जानें कि नई व्यवस्था क्या लागू कर दी गई है। उसी क्रम में अभी तक हमने अध्याय 7 तक के अपने सभी व्यवस्थाओं को जाना। ड्राइविंग लाइसेंस क्या होंगे, परमिट क्या होगी, वाहन का पंजीकरण क्या होगा, गाड़ियों के मानक क्या होंगे, परिवहन का नियंत्रण कैसे किया जाएगा। इन सब विषयों पे हमने बहुत विस्तार से आपको वीडियो धारावाहिक रूप से बताया है। आज हम सामने आपके उपस्थित हैं अगला अध्याय लेकर, जिसको हम अध्याय 8 कहते हैं, और ये यातायात के नियंत्रण के विषय में है, कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक। इस अध्याय की सबसे खास बात यह है कि यह एक स्थानीय अध्याय होगा, यानी कि अधिनियम की धाराएं केंद्रीय हैं, लेकिन इसके बहुत सारे जो नियम बनाए गए हैं वो राज्य सरकार ने अपने लिए बनाए हैं, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार, स्थानीय परंपराओं के अनुसार। धारा 136 MB एक्ट में राज्य सरकार को पावर दी गई है, वो नियम बना सकती है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। और धारा 138 में पावर दी गई है भारत सरकार को कि वो इसके लिए कानून बना सकते हैं। तो भारत सरकार ने मात्र 2 नियम बनाए हैं, नियम CMBR के नियम 138, 139, जिनका की रिपीटिशन उत्तर प्रदेश की MBR में भी हुआ है। धारा 125 से लेके 129 तक अध्याय 8 का विस्तार है, और इसमें यातायात को कंट्रोल करने के लिए मोटे मोटे आउटलाइंस दी गई हैं, और उन आउटलाइंस के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं, बहुत सारे नियम बनाए हैं, जिनका पालन किया जाना हर मोटर ट्रांसपोर्ट के मालिक और उसके ड्राइवर का कर्तव्य है। तो आइए जानते हैं कि धारा 125 से लेकर 138 तक की क्या व्यवस्था है, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने अपने मास्टर एक्ट MB एक्ट 1988 में दी है। 112 कहता है कि गति सीमा। आप जानते हैं, मोर्थ के आंकड़े कहते हैं कि भारत में एक्सीडेंट के जो सबसे प्रमुख कारण है उसमें ओवर स्पीडिंग है, और इस ओवर स्पीडिंग के चलते सबसे ज़्यादा मौतें भी हो रही हैं, सबसे ज़्यादा लोग चुटहिल भी हो रहे हैं। तो इस पर नियंत्रण करने के लिए धारा 112 कहती है कि राज्य सरकार या परिवहन विभाग किसी भी सड़क का जो नोटिफिकेशन है उसमें उसकी गति को सीमित कर सकता है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नियमावली में नगर पालिका या नगर निगम या जिला पंचायत का जो नगरीय क्षेत्र है स्थानीय सुशासन का, उसमें SP को पावर दे रखी है, और बाकी क्षेत्रों में RTO को पावर दे रखी है। ये लोग युक्त तरीके से एक वैज्ञानिक अध्ययन करके किसी भी सड़क की गति सीमा को तय कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले बताया था कि एक्सप्रेसवे की गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है। जैसे शहीद पथ है लखनऊ, जो राजधानी क्षेत्र है, उसकी जो गति सीमा है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है। नगर के जो अंदर का क्षेत्र है वहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है। इस प्रकार से धारा 112 कहती है कि राज्य सरकार किसी भी सड़क पे गति सीमा निर्धारित करने के लिए नियम बना सकती है, और जो इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा वो जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और मैंने आपसे बताया था कि ये डेंजरस ड्राइविंग की श्रेणी में आता है। अब इसी प्रकार से धारा 113 कहती है कि गाड़ी का वजन भी सीमित किया जा सकता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसके लिए अपनी अपनी सीमाओं में आदेश कर सकते हैं कि किसी भी गाड़ी पर भार कितना लादा जाएगा। ये बेसिकली कमर्शियल गाड़ियों के संबंध में धारा है। आपको मैं ये बहुत तकनीकी बात बताऊं कि जो सड़कें बनाई जाती हैं, सड़कों की जो सहनशीलता होती, भार क्षमता, उसके हिसाब से गाड़ियां अलाउ की जाती हैं, या ये कहिए कि स्थानीय परिवहन की आवश्यकता के अनुसार सड़कें मोटी, पतली, कमजोर और मजबूत बनाई जाती हैं। सड़कों की जो भार वहन क्षमता होती है उसको टन में नापते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रामीण सड़कें हैं तो उनकी क्षमता 20 टन 25 टन की है। जो MDR हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं, उनकी क्षमता 60 टन 70 टन तक है।
जो नेशनल हाईवे हैं ये तो सब 100-100 टन तक के 200-200 टन तक के वाहन क्षमता की सड़कें बनाई जाती हैं। इसीलिए जब भारी वाहन कमज़ोर सड़कों पे जाते हैं तो सड़कें टूट जाती हैं, उनमें गड्ढा उत्पन्न हो जाता, सड़कें धंस जाती हैं, पुलिया टूट जाती हैं। आपको उस समय सरकार के ऊपर क्रोध आता होगा, लेकिन ऐसा मित्रों है नहीं। सरकार ने जो सड़क जितने भार के लिए बनाई है, यदि आप उससे ज़्यादा भार उस पर ले जाएंगे और टूटेगी तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी गलती है, क्योंकि आपने मेन रोड छोड़ करके आपने ग्रामीण सड़कों को चढ़ाया है और तोड़ा है। इसीलिए आपको याद होगा एक बार उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश कर दिया था कि ओवरलोडिंग से यदि कोई सड़क टूटती है तो संबंधित ट्रांसपोर्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और ओवरलोडिंग के खिलाफ सरकार ने बहुत व्यापक अभियान चलाया था। हमारे मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स ने सरकार का बहुत विरोध किया, फिर उन्होंने वचन दिया कि साहब हम ओवरलोडिंग नहीं करेंगे और ओवरलोडिंग जो करेगा उसको हम खुद दंडित करेंगे। तो सरकार ने उनको थोड़ी सी शिथिलता कर दी थी। लेकिन ये जान के रहिए, यदि ओवरलोडिंग किसी सड़क पे पाई जाती है तो आप सड़क तोड़ने या सरकारी संपत्ति को क्षत पहुंचाने का अभियोग दर्ज कर सकते हैं उसके खिलाफ। ये हमारे विवेचकों को चाहिए कि जो ग्रामीण सड़कों पे सड़क दुर्घटना होती है उसकी विवेचना के समय इस चीज़ को ध्यान रखें कि वह सड़क किस बार वहन क्षमता की थी और उस पर इतना भारी वाहन लेकर क्यों कोई आया। तो यह भार को नियमित करने की जो व्यवस्था है ये धारा 113 एमबी एक्ट के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अधिकृत किया गया है। इसमें एक बड़ी खास बात मैं आपको बताऊं जो कि टेक्निकल बात है जिसको आपको जानना चाहिए। ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे मोटरयान को जिसमें वाती टायर न लगे हों सार्वजनिक स्थान पे नहीं चलाएगा, न चलवाएगा, न चलने देगा। वाती टायर हिंदी थोड़ी सी भारी आपको पड़ रही होगी। वाती टायर का सीधा सा मतलब है जो इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, वो लिखा है विच इज़ नॉट फिटेड विथ न्यूमेटिक टायर्स। न्यूमेटिक टायर्स क्या होते हैं? ऐसे टायर जिनके अंदर ट्यूब लगा के हवा भरी जाती है या बिना ट्यूब के हवा भरी जाती है, उनको न्यूमेटिक टायर्स कहा जाता है। यानी कि अगर कोई पहिया गाड़ी का आप सॉलिड बनाइए, जैसे रेलवे का लोहे का पहिया बनाइए, तो आप उसको रोड पे नहीं चला सकते। कौन से गाड़ी चलेंगी सड़कों पे? जिनके पहिए में लगे टायरों में हवा भरी जाती हो। वातीय टायर इसीलिए कि वात माने हवा होता है, तो वातीय टायर होगा तभी आप उसको चला सकते हैं। इसमें प्रावधान किया गया है कि जो गाड़ी की आरसी होगी, आरसी पे 2 वजन लिखे रहेंगे, खाली गाड़ी का वजन, लोडेड गाड़ी का वजन। लोडेड गाड़ी के वजन से ज़्यादा वजन की गाड़ी को आप सड़क पे नहीं चला सकते, उसको ओवरलोड माना जाएगा। और खाली गाड़ी का जो वजन है उससे ज़्यादा यदि वजन आपकी गाड़ी में पाया जाता है तो ये माना जाएगा कि आप माल ढो रहे हैं, तो आपको परमिट लेनी पड़ेगी। अब इसको तय कैसे किया जाएगा कि माल ओवरलोड है कि नहीं है? तो इसका अगला धारा 114 कहती है कि किसी भी परिवहन विभाग के अधिकारी को गाड़ी को तुलवाने की पावर है, वो गाड़ी को ले जा करके तुलवा सकता है। अब वो कहाँ तुलवाएगा गाड़ी को ले जा करके? इनका कहना है अधिनियम के तहत कि जहाँ गाड़ी रोकी गई है उसके 10 किलोमीटर के भीतर स्थित किसी भी कांटे पर, धर्म कांटा आप देखते हैं ना, लिखा रहता धर्म कांटा, तो उस कांटे पर, उस वेइंग ब्रिज पर ले जाके उसकी तौल करा सकते हैं। या फिर गाड़ी को जहां जाना है उसके 20 किलोमीटर पहले। मुझे लगता है कि इसको इसलिए रखा गया है कि गाड़ी में 200-250 लीटर जो डीजल रहता है उसका वजन भी तो बढ़ जाएगा, तो इसलिए उन्होंने लोग सोचा होगा कि 10 किलोमीटर के दायरे में ही तौल करा लो ताकि इससे वजन पे बहुत फर्क न पड़ने पाए। धारा 114 कहता है कि किसी भी परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं, कर निरीक्षक है, उनसे ऊपर के अधिकारी हैं, उनको गाड़ी को तौलवाने की पावर है, आप मना नहीं कर सकते। और इसी नियम के तहत वो तौल का धर्म कांटा लगाने का लाइसेंस भी जारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गए और लोहे का पटरा ढलवा दिया और तौलने लगे ना। ये उत्तर प्रदेश सरकार के बाट माप विभाग द्वारा कैलिब्रेटेड होगा और साथ ही साथ परिवहन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त होगा। अब तो आपने देखा होगा ना, टोल प्लाजा के पास भी वेइंग ब्रिज लगाया जा रहा है ताकि ऐसा ना हो कि आप ओवरलोडेड गाड़ियां लेकर चलें और टोल दें हल्की गाड़ियों का। तो उन्होंने उसी हिसाब से टोल भी तय करना शुरू कर दिया।
अब धारा 115 कहती है यानों का उपयोग निर्बंधित करने की शक्ति। अब यह एक बड़ी महत्वपूर्ण और तकनीकी शक्तियां हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। एक आप शब्द सुनते होंगे परिवहन के मामले में, नो एंट्री। नो एंट्री क्या होती है? लोग कहते हैं ना साहब नो एंट्री लगी हुई है, हम दिन में गाड़ी लेके नहीं जा सकते। नो एंट्री इसी धारा 115 के तहत लगाई जाती है और धारा 31 पुलिस अधिनियम में भी यह पावर पुलिस को प्राप्त है कि वो गाड़ी की नो एंट्री लगा सकती है। नो एंट्री का सीधा सा मतलब है कि किसी पर्टिकुलर सड़क पर, किसी निश्चित सड़क पे किसी निश्चित टाइप की गाड़ियों को चलने पर रोक लगाना। जैसे मान लीजिए कि शहर का आबादी का क्षेत्र है, अब वहाँ पे दोपहर में 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे पता लग रहा कि माल गाड़ियों का गिट्टी, मोरंग, डंपर रौंदे चले जा रहे हैं, तो क्या होगा? सड़क सुरक्षा को खतरा होगा, एक्सीडेंट और दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो क्या होता है? तो आपको एक आदेश करना पड़ता है कि फला बजे से लेके फला बजे तक फला रोड पे फला श्रेणी की गाड़ी नहीं चलेगी। इसको कहते हैं नो एंट्री। शहरों में कह दिया जाता है कि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक भारी वाहन प्रवेश नहीं करेंगे। इसके लिए अधिनियम में व्यवस्था दी गई है कि वहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लगेगा, साथ ही यह अखबारों में छपेगा। और यदि इस काम को, इन्होंने लिखा है कि यदि इस काम को आपको 1 माह से अधिक चलाना है, यदि इस निर्बंधन को या प्रतिषेध को, प्रोहिबिशन या बैन, दोनों चीज़ों को जाने रहिएगा। बैन शॉर्ट टाइम के लिए होता है, प्रोहिबिशन लंबे समय के लिए होता है। जो प्रोहिबिशन होता है वो, बैन होता है वो कंडीशनल होता है, निर्बंधन कंडीशनल होगा। तो ये कहने का 1 महीने से ज़्यादा चलाना है तो इसको आपको सरकार के गजट में प्रकाशित कराना पड़ेगा। ये नियम 115 के तहत ट्रैफिक को रेगुलेट करने की पावर दी गई है कि पर्टिकुलर सड़क पे पर्टिकुलर कैटेगरी की गाड़ी पर्टिकुलर टाइम पर नहीं चलाई जाएगी। यह पावर पुलिस अधीक्षक को भी प्राप्त है, साथ ही साथ परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी यह शक्ति प्राप्त है, जनहित में, सड़क सुरक्षा के हित में। धारा 116 बड़ी इंपॉर्टेंट है। धारा 116 ये पावर देती है राज्य सरकार को कि ये जो यातायात की आप व्यवस्थाएं बना रहे हैं इनको जनता तक पहुंचाया कैसे जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति किताब नहीं पढ़ सकता, हर व्यक्ति अखबार नहीं पढ़ सकता, हर व्यक्ति दिन भर शासनादेश नहीं पढ़ सकता। तो धारा 116 में व्यवस्था की गई कि सड़कों पर उचित जगहों पे ट्रैफिक संबंधी साइन बोर्ड लगवाए जाएं। इन्होंने लिखा यातायात चिन्ह लगवाने की व्यवस्था। यातायात सड़क संकेत आपको याद होंगे, जो तीनों प्रकार के सड़क संकेत मैंने आपको बताए थे। आदेशात्मक नंबर 1, नंबर 2 जो आपको सलाह देने वाले थे, सुझाव वाले थे, और नंबर 3 जो आपको मार्गदर्शन देने वाले थे। वो तीनों मैंडेटरी, एडवाइजरी और प्रोविजरी, ये तीनों जो आपके सड़क संकेत चिन्ह थे इनसे संबंधित चिन्ह लगा सकते हैं। नो एंट्री का साइन बोर्ड लगा सकते हैं, डायवर्जन का साइन बोर्ड लगा सकते हैं। ये सारी पावर आपको धारा 116 में प्राप्त है। इसी शक्ति में राज्य सरकार ने पुलिस अधीक्षक को यह पावर भी दी है कि यदि कोई आदमी ऊट पटांग बोर्ड लगा ले सड़क पे जो कि सड़क के यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाला हो या सड़क सुरक्षा के लिए खतरनाक हो या फिर वो ट्रैफिक के साइनेज की डुप्लीकेसी हो रही हो, तो पुलिस अधीक्षक उसको उखड़वा के हटा सकता है। आपने देखा होगा ना, लोग लाइन से अपना बोर्ड लगा लेते हैं, बिसात खाना की दुकान, ऑटो रिपेयर की दुकान, क्राकरी की दुकान, ठेला वाले, चाट वाले, पप्पू मलाई वाले, डब्बू बिरयानी वाले, ये बोर्ड जो लगाए जाते हैं ना, इनको एसपी साहब जब चाहे तब उखड़वा के फेंक दें। इनसे जो जाम लगता है, जो इनसे सड़क पे ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न होती है, जो इससे लोगों का व्यू कटर का काम ही करने लगते हैं कि आगे दिखाई नहीं पड़ता है, पुलिस अधीक्षक को पावर है कि उनको उखाड़ के फेंक सकता है। इसी प्रकार से अगली व्यवस्था है कि अब सड़क पे आप कहीं गाड़ी नहीं खड़ी करने देंगे, नहीं चढ़ाने देंगे, नहीं उतारने देंगे, तो सड़कों पे गाड़ियां जाएंगी कैसे? पब्लिक को आप ट्रांसपोर्ट की सुविधा देंगे कैसे? तो धारा 117 व्यवस्था करती है पार्किंग स्थल और विराम स्थल। दोनों के अंतर को आप समझिएगा। एक पार्किंग स्थल है, पार्किंग प्लेसेस,
और दूसरा हाल्टिंग प्लेसेस। पार्किंग प्लेस वो होती है जहां पे गाड़ी को खड़ा रहना है, जहां गाड़ी को खड़ा रहना है 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जैसा उसका नियम हो। यानी कि ऑफिस के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास, किसी मेला प्रदर्शनी के आसपास, जहां गाड़ी को 4-6 घंटे रोक के आप अपना काम करके जाते हैं और काम करके लौट के गाड़ी ले जाते हैं, उनको पार्किंग स्थल कहा जाता है। और जहां आप सवारी गाड़ी ढोते हैं, मैंने आपको बताया ना स्टेज कैरेज मंजिली गाड़ियों का, उसमें जहां रुक करके सवारी उतारते हैं चढ़ाते हैं, उनको हाल्ट कहा जाता है। वो हाल्टिंग प्लेस होते हैं। सवारी उतारने चढ़ाने के लिए हाल्टिंग प्लेस होगी और गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग प्लेस होगी। और जहां पर गाड़ियां सवारियों को उतारने चढ़ाने के बाद खड़ी रहती हैं, प्रतीक्षा करती हैं, उनको स्टैंड कहा जाता है। बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ये स्टैंड होते हैं। बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, वहां पे गाड़ी खड़ी होकर सवारी इकट्ठा करती ले जाती। रास्ते में जहां सवारी चढ़ाते उतारते हैं उनको हाल्ट कहा है। जहां खाली गाड़ी खड़ी होकर के आपका इंतजार कर रही है कि आप अपना समय काम में लगा के लौटिए, उनको पार्किंग कहा जाएगा। तो ये पावर आपको धारा 117 में दी गई है और ये जिलाधिकारी को, पीडब्ल्यूडी विभाग को, स्थानीय निकाय को और एनएचआई को ये पावर अलग अलग दी गई है कि वो अपनी अधिकारिता की जमीन पर पार्किंग स्थल विकसित कर सकते हैं और हाल्ट विकसित कर सकते हैं। जैसे नगर पालिका की जमीन खाली पड़ी हो तो नगर पालिका वहां पे पार्किंग बना सकती है। जैसा मैंने आपसे कहा था, उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 महानगर पालिकाओं में पार्किंग की नियमावली जारी कर दी है 2023 में, तो नगर पालिका पार्किंग बना सकती है। इसी प्रकार से एनएचआई नेशनल हाईवे पे हाल्टिंग पॉइंट बना सकता है, या जहां पर उसके पास जमीन है, बड़े शहरों के आसपास है, वहां वो पार्किंग भी बना सकता है। इसी प्रकार से पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, वो अपनी सड़कों पे हाल्टिंग, यात्री शेड, यात्री विश्रामालय, यात्री प्रतीक्षालय ये बना सकते हैं। या उनके पास जमीन खाली हो तो नगरीय क्षेत्रों में, कस्बाई क्षेत्रों में वहाँ वो पार्किंग भी विकसित कर सकते हैं। तो ये पावर आपको धारा 117 में दिया गया है। धारा 118 सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे व्यापक है, जिसकी चर्चा मैंने आपसे कई बार की। धारा 118 कहता है कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा मोटर यानों को चलाने के लिए नियम बना सकती है। आपको याद है मैंने पूरा लेक्चर 40 नियमों का आपको दिया था, मोटर ड्राइविंग रेगुलेशन 2023, एकदम विस्तार से मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था। 40 नियम इसमें दिए थे, जिसमें ड्राइवर कैसे गाड़ी चलाएगा, क्या क्या उसके करैक्टर होंगे, क्या क्या उसके कर्तव्य होंगे, क्या क्या वह करेगा, क्या नहीं करेगा, सवारियों का व्यवहार कैसे होगा, सवारियों के लिए सुविधाएं क्या होगी, सारा विस्तार से ड्राइविंग रेगुलेशन 2023 में विस्तार से आपको दिया गया है, जिसका संशोधन जारी हुआ था। धारा 119 कहती है कि यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्तव्य प्रत्येक ड्राइवर सड़क पे लगे हुए यातायात संकेत चिन्हों का पालन करेगा। जो नहीं पालन करेगा उसके ऊपर जुर्माने लगेंगे। अब किन संकेतों का पालन करना है आप पूछेंगे कि साहब सड़क पे तो बहुत सारे संकेत लगे रहते। तो जब सड़क संकेत चिन्ह मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें बताया था आपसे कि जो मैंडेटरी रोड साइन होते हैं इनका पालन किया जाना परम आवश्यक है। इनका उल्लंघन दंडनीय अपराध है। आप इनको यह मान के चलिए कि वहाँ पे पुलिस अधिकारी खड़ा हो के आपको निर्देश दे दिया और उसका उल्लंघन जितना दंडात्मक है उतना ही दंडात्मक मैंडेटरी रोड साइन का उल्लंघन भी है। साथ ही साथ जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि जो नियम 115 में शक्तियां दी गई हैं, उन शक्तियों में जो ट्रैफिक पे निर्बंधन लगाया जाए या प्रतिबंध लगाया जाए, नो एंट्री लगाई जाए, उसका भी आपको प्रत्येक दशा में पालन करना होगा। उसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते। धारा 122 बड़ी मजेदार धारा है। आपको मैंने एक बार बताया होगा कि भारत में राइट हैंड स्टीयरिंग है और इसी वजह से भारत में ओवरटेकिंग राइट हैंड साइड से की जाती है। ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे कोई वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, ज्योतिषीय विद्या नहीं है। ये अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया। अपने यहाँ तो लेफ्ट हैंड ड्राइविंग रखे,
हमारे यहाँ राइट हैंड ड्राइविंग लगा के चले गए। अंग्रेजों ने इस तरह के बड़े खुराफात किए हैं जिनको कि आज भी हम ढो रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, भारत में राइट हैंड ड्राइविंग होगी और राइट हैंड स्टीयरिंग होगी, तो हम उसको आज तक पालन कर रहे हैं उसका। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए आपने विदेश से कोई गाड़ी इंपोर्ट कर ली, ब्रिटेन से ही मान लीजिए कर ली, और वहां पर लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, तो क्या होगा? तो क्या भारत की सड़कों पर उस गाड़ी को नहीं चलने देंगे? जबकि वो रोड टैक्स दे रहा है, रजिस्ट्रेशन करा रहा है, वह जो भी आपके शुल्क हैं वो जमा कर रहा है। ऐसी कंडीशन में उसको हम अब कैसे मैनेज करेंगे? तो धारा 120 में इसकी सुविधा उनको दी गई। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बाईं ओर की स्टीयरिंग के नियंत्रण वाले किसी मोटरयान को पब्लिक रोड पर चलाना चाहता है या चलवाना चाहता है या स्वयं चलाना चाहता है, तो इसके लिए गाड़ी के पीछे एक इलेक्ट्रिक सिग्नल लगा रहेगा और उसमें लिखा रहेगा कि लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग। समझ गए आप? पीछे जहां नंबर प्लेट है वहीं बगल में एक छोटा सा इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड लगा रहेगा और उस पर लिखा रहेगा लेफ्ट हैंड ड्राइविंग या लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग। इतना लिखा रहेगा तभी वो चला सकता है। अब पता नहीं हमारे देश के बहादुर ड्राइवरों को उसका अंदाज भी होगा कि नहीं कि एक्सीडेंट कर दें, लेकिन उस व्यक्ति की बचत होगी कि हाँ उसने नियमों का पालन किया। ये धारा 120 के प्रावधान है। और इसी को लागू करने के लिए धारा 131 कहती है कि ये सिग्नल हमेशा दिए जाएंगे। दाईं ओर के स्टीयरिंग वाले, बाईं ओर के स्टीयरिंग वाले अपने यहाँ पीछे बोर्ड लगाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि आगे जो गाड़ी चल रही है वो लेफ्ट हैंड ड्राइविंग की स्टीयरिंग वाली गाड़ी है, लेफ्ट हैंड कंट्रोल स्टीयरिंग उसकी है। धारा 122 एक महत्वपूर्ण धारा है और यह पुलिस को बहुत सारी पावर देती है। पावर देती है कि किसी भी गाड़ी को टो चेन करके, लिफ्ट करके टो अवे करने की। ये कहते हैं कि यान को खतरनाक स्थिति में छोड़ना। खतरनाक स्थिति क्या होगी? परिभाषित करते हुए कहते हैं कि यदि किसी रोड पर किसी गाड़ी के खड़े होने से यात्रियों को खतरा हो, ट्रैफिक में बाधा हो, आने जाने वालों को असुविधा हो या होने की संभावना हो, तो इस स्थिति को खतरनाक कहा जाएगा। चारों चीजें आप स्पष्ट रहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें बल्लम लगे रहेंगे तभी खतरनाक होगा या उसमें भाला लगा रहेगा ना। ट्रैफिक में अन्य यात्रियों को खतरा हो, आने जाने वाले ट्रैफिक का जो फ्लो है उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो या किसी को कोई असुविधा भी हो रही हो, तो वह गाड़ी खतरनाक दशा में मानी जाएगी और उसको वहां से हटाने की पावर यूपीएमबीआर में दी गई है कि कोई भी दरोगा क्रेन लगा के, लिफ्ट क्रेन लगा के, टोइंग क्रेन लगा के उस गाड़ी को खींच के सुरक्षित जगह पे ले जाएगा, उसका नो पार्किंग में चालान करेगा और टोइंग चार्जेज उसी गाड़ी के मालिक को देना पड़ेगा। और अगर कोई मान लीजिए उससे एक्सीडेंट हो गया तब तो उसको झेलना ही झेलना। तो टो अवे करने की पावर है। तो धारा 122 में खतरनाक दशा में यान को छोड़ना परिभाषित किया गया है, जिसको हटाने के लिए यूपीएमबीआर में इसके प्रावधान दिए गए हैं। धारा 123 सवारी गाड़ियों के संबंध में है, जो ये जीप है, मैक्सी कैब हैं, रोडवेज की बसें हैं। ये कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति सवारी गाड़ी के रनिंग बोर्ड पर, जिसको फुटबोर्ड आप कहते हैं, जिसको पावदान आप कहते हैं, किसी भी गाड़ी के रनिंग बोर्ड पर या फुटबोर्ड पर या छत पर, ऊपर छत ना, एक राज्य याद है आपको जिस पर लोग छत पे बैठना ही अपनी शान समझते हैं। छत पर चुनाव उनाव है, कुछ नाम ले लूंगा तो बवाल हो जाएगा, यहीं रुक जाते हैं। तो छत पर बोनट पे, बोनट वाला बजे मजेदार है, जाड़े में तो बहुत मजा देता है, बोनट गर्म रहता है और गर्मी में तो सजा हो जाती है। लेकिन जब सवारी भर जाती है तो हमारे जो प्राइवेट गाड़ी के बस ड्राइवर लोग हैं वो बोनट के ऊपर गद्दी लगवा देते हैं, कहते हैं बैठो, 5-7 सवारी तो बोनट पे बैठा लेते हैं। तो धारा 123 कहती है कि कोई भी मोटर वाहन चालक, याद रखिएगा ये चालक के निर्देश हैं, ये चालक के लिए निर्देश है, ना तो रनिंग बोर्ड पे सवारी बैठ खड़ा करेगा
न लटकाएगा, न बोनट पे बैठाएगा, न छत पे बैठाएगा। यदि इनका उल्लंघन करता है तो डेंजरस ड्राइविंग के साथ ही साथ 179 के तहत भी जुर्माने का दायी होगा। तो ड्राइवर का चालान इसमें होगा। नियम 124 जिसका कि पालन कोई करता ही नहीं है। ये बड़े दुख का बात है कि हमारे पुलिस अधिकारी भी इसके प्रति उदासीन ही रहते हैं। ये व्यवस्था ये देता है कि जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, टैक्सियां हैं, प्राइवेट बसें हैं, ये प्रत्येक सवारी को टिकट देंगे। जो किराया लेते हैं ना, इसका टिकट देंगे। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि यूपी एसआरटीसी के अलावा कोई टिकट देता होगा। हमने अपने बचपन में बहुत यात्राएं की हैं प्राइवेट बसों से, जीपों से, लेकिन किसी ने कभी टिकट नहीं दिया। मुझे लगता आज भी नहीं टिकट देता होगा। तो ये सभी पुलिस अधिकारी याद रखें और परिवहन अधिकारी इस पे ध्यान दें कि आप इस चीज़ को इंश्योर कराइए कि जो सवारी परमिट युक्त किसी भी सवारी गाड़ी में बैठी है, वो जो किराए का भुगतान करती है तो उसको उसका टिकट मिलना चाहिए। इससे सरकार का टैक्स बढ़ता है, कर चोरी में तो रोक होती है, सवारियों की संख्या जो तय है उसका उल्लंघन बचता है। तो आप कृपया देखें कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास टिकट नहीं है या जिसके पास मंथली पास नहीं है, सीजनल पास नहीं है, वो गाड़ी में यात्रा नहीं कर सकता है। तो आप इसको चेक करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आपको ड्राइवर पे कंट्रोल करने का मौका मिलेगा। इस पे मालिक पे भी कार्रवाई हो सकती है। इसमें इन्होंने भार साधक शब्द का भी इस्तेमाल किया है कि जो उस गाड़ी का मालिक होगा वो भी इसको झेलेगा। धारा 125 के बारे में मैंने 2-3 बार आपसे बताया है। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति गाड़ी में ऐसे नहीं बैठेगा या ऐसे कोई सामान नहीं रखेगा कि ड्राइवर को बैठने में, गाड़ी चलाने में दिक्कत होती हो। अब तो ड्राइवर साहब खुद ही नहीं चाहते उनको आराम मिले, वो खुद ही किनारा लटक लेते हैं, अपनी सीट पे 3-4 सवारी बैठा लेते हैं। ऐसे ड्राइवर लोगों को उतार के ना चालान कर देना चाहिए, क्योंकि अब पब्लिक प्लेस पे तो मैं कह भी नहीं सकता हूं आपसे कि इनको क्या दंड दीजिए। वो टेढ़े होकर लटके रहेंगे, गाड़ी लड़ा देंगे, 20-20 आदमी मर जाते हैं। बाद में फिर उसमें प्रशासन के जिम्मे झेलता है, संबंधित परिवार सफर करता है। और दिक्कत क्या है? दिक्कत ड्राइवर की बदतमीजी है कि वो खुद नहीं गाड़ी पे कंट्रोल कर पाया, वो तिरछा लटका हुआ है। देखते होंगे ऐसे 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 ड्राइवर साहब चलाते हैं गाड़ियाँ। ऐसे लोगों को उतार के पहले चौराहे पे बढ़िया से इनका चालान कर देना चाहिए, तब इनमें सुधार होगा। क्योंकि धारा 125 आपको शक्ति देती है। पुलिस अधिकारियों, परिवहन अधिकारियों, अपनी इस शक्ति को पहचानिए। पावर आपको कानून देता है देश का, ये किसी का एहसान नहीं हमारे ऊपर है। इसी तरह से धारा 26 कहती है खड़े गाड़ियों के संबंध में। खड़ी गाड़ियों का मामला बड़ा टेक्निकल होता है। जैसे किसी को सवारी नहीं मिली है, किसी ने अपना परमिट सरेंडर कर दिया है, तो वह उन गाड़ियों को क्या करते हैं, सड़कों पे छोड़ देते हैं। आप ऐसा बहुत जगहों पर देखेंगे। प्रयागराज में ऐसा मैं अक्सर देख लेता था। लखनऊ में मैंने आउटर रिंग रोड पे कई जगह पे ऐसे देखा है कि वो सर्विस लेन पे पूरा कब्जा किए हुए खाली अपनी गाड़ियों को पार्किंग बनाए हैं। उनकी परमिट नहीं है, गाड़ियां खड़ी हैं। तो ये कहते हैं कि यदि किसी भी गाड़ी का मालिक और ड्राइवर उस गाड़ी को किसी सार्वजनिक स्थान में बिना पार्किंग के वहां खड़ी कर देगा और उस गाड़ी का इंजन बंद रहेगा, तो उस गाड़ी को 6 घंटे बाद प्रत्येक दशा में हटा दिया जाएगा। पहली चीज, 6 घंटे के भीतर उसको हटा दिया जाएगा। दूसरी चीज, यदि किसी गाड़ी का ड्राइवर नहीं बैठा है सीट पे, गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, तो ऐसी दशा में सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ेगी। तो ऐसे ड्राइवर के विरुद्ध और ऐसे मोटर मालिक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो खड़े आना है, 6 घंटे से ज़्यादा फालतू में खड़ा है तो टो अवे कर दिया जाए, और यदि खड़ी करके स्टार्ट करके ड्राइवर उतर गया है तो तुरंत गाड़ी का इंजन बंद करा के उस ड्राइवर का चालान किया जाए। ये खड़ेयान के विषय में धारा 126 आपको ये शक्ति देती है। धारा 127 सार्वजनिक स्थान पे परित्यक्त या छोड़े गए वाहनों को हटाया जाना, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया।
122 में खतरनाक दशा में छोड़े गए वाहन। यदि आपने पब्लिक प्लेस पे किसी गाड़ी को ऐसी छोड़ रखा, उसको हटा नहीं रहे हैं, तो इसको हटाने की पावर उप निरीक्षक और उससे ऊपर के सभी अधिकारियों को प्राप्त है, और जो हटाने में उसके खर्चा आएगा वो मोटर मालिक ही भरेगा। इस पे इन्होंने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि जहां कोई मोटरयान किसी पब्लिक प्लेस पे 10 घंटे या उससे अधिक समय तक अकेला छोड़ दिया जाता है या किसी ऐसे स्थान पे खड़ा किया जाता है जहां पर कोई पार्किंग नहीं है, तो अधिकारिता प्राप्त वर्दी पहने हुए पुलिस अधिकारी उस गाड़ी को खींच के हटा सकते हैं। सड़कों पर ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन यदि मान लीजिए वो गाड़ी ब्रेक डाउन है, गाड़ी खराब है, तो यूपीएमबीआर कहता है कि वहां पर एक तिकोना बोर्ड लगता है जो ये शो करता है कि गाड़ी डैमेज है, और गाड़ी के आरंभ में, गाड़ी के अंत में लाल रंग की झंडी या लाल रंग के ट्रैफिक पोस्ट लगा दिए जाएंगे ताकि कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन उस गाड़ी को यथाशीघ्र हटवाना है, ऐसा नहीं है कि वहां साल भर खड़ी होकर पड़ी रहे। आप देखे होंगे 1-2 दिन लोग छोड़ देते हैं, वो बीमा कंपनी का सर्वेयर आएगा, सर्वे कर लेगा, तब हटाऊंगा ना। 10 घंटे की लिमिट सामान्य गाड़ी पे है, खराब गाड़ी पे तो तुरंत टो करके हटवाना है ताकि ट्रैफिक में कोई बाधा ना हो, कोई फर्दर दुर्घटना ना हो जाए। धारा 128 कहती है कि 2 पहिया वाहन, अब यहाँ पर 2 पहिया वाहन के बारे में 2 धाराएं बड़ी महत्वपूर्ण है, 128, 129। 128 कहती है कि 2 पहिया वाले मोटरसाइकिल पर जो मोटरसाइकिल चलाने वाला आदमी है उसके अलावा सिर्फ एक आदमी बैठाएगा, तीसरी सवारी नहीं बैठ सकती है। अब आप कहेंगे साहब वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, तो उसके लिए यूपीएमबीआर में है कि 4 साल तक का बच्चा, 4 साल तक का बच्चा जिसको कि उसकी माँ या पीछे बैठा हुआ दूसरा सवारी गोद में ले ले, वही अलाउ है, वो सवारी नहीं मानी जाएगी। लेकिन 4 साल से अगर ऊपर हो गया तो वो सवारी भी मानी जाएगी, और ये ओवर लोडिंग या कहिए कि धारा 128 का उल्लंघन भी माना जाएगा। तो कोई भी 2 पहिया वाहन जो ये लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए हैं, 3 सवारी से कम तो कोई बैठता ही नहीं 2 पहिया पे। धारा 128 स्पष्ट रूप से आपको मना करती है कि मोटरसाइकिल चलाने वाले के अलावा सिर्फ एक व्यक्ति पीछे बैठेगा, और वो भी कहाँ बैठेगा? वो कह रहे हैं कि जो सीट होगी वो अच्छी तरह से गाड़ी के फ्रेम में कसी होगी। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सिंगल सीट है, उस पर 2 ठोक पटरा ठोंकवा लिए, दाहिने बाएं 2 आदमी और बैठी है ना। जो सीट होगी वो पूरी तरह से उसके फ्रेम में कसी हुई होगी, और पीछे जो व्यक्ति बैठा है उसकी सुरक्षा का उपाय होगा। सुरक्षा के उपाय क्या क्या हो सकते हैं आप अपना स्वयं भी तय कर सकते हैं, लेकिन जो सरकारी व्यवस्था है इसमें 3 महत्वपूर्ण मैं कहूँगा बहुत बड़े उपाय किए गए। पहला किया गया है कि व्हील गार्ड लगाया जाएगा। पहिए के बगल देखते हैं ना, व्हील गार्ड लगा रहता है, जहाँ पर महिलाओं की साड़ी, दुपट्टा और पैंट या पुरुष पहने हुए धोती फंस न जाए, उसको व्हील गार्ड कहते हैं। आपने देखा होगा तमाम महिलाओं का दुपट्टा उसमें कस जाता है और दुर्घटना होती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये सुरक्षा का उपाय पिछली सवारी का पहला ये है कि पहिए के बगल में व्हील गार्ड लगा रहेगा ताकि किसी भी प्रकार का साड़ी, धोती, पैंट का कपड़ा, दुपट्टा, अंगोछा उसमें फंस न जाए। दूसरा चीज होगा, गाड़ी के पीछे एक 4.5 इंच ऊंचा उठा हुआ स्ट्रक्चर होगा जो सवारी को पीछे गिरने से रोकेगा। अब उसको टेक्निकल रूप से आप जो भी कहते हो, क्योंकि इसमें टेक्निकल नहीं शब्द नाम नहीं दिया है, बस दिया है कि ऐसा स्ट्रक्चर लगेगा जो पीछे गाड़ी को, सवारी को सरकने से रोकेगा। तीसरा इन्होंने कहा कि बगल में पकड़ने के लिए हैंड ग्रिप बनाई जाएगी। ये सवारी की सुरक्षा का प्रबंध, हैंड ग्रिप बनाई जाएगी, और पैर रखने के लिए फुटरेस्ट बनाए जाएंगे। ये पिछली सवारियों के 2 पहिया गाड़ियों पे सुरक्षा के प्रबंध हैं। इनके बाद और भी प्रबंध बताए जाएंगे, लेकिन ये 4 प्रबंध अस्थायी रूप से मैन्युफैक्चरर को बताया गया लगाने को।
पहला चीज़ व्हील गार्ड लगा रहेगा, दूसरा चीज़ पीछे से सरकने से बचाने के लिए एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर लगाया जाएगा, तीसरी चीज़ हैंड ग्रिप लगाई जाएगी ताकि सवारी मजबूती से गाड़ी में बैठते समय पकड़े रहे, और चौथी चीज़ फुट रेस्ट लगाए जाएंगे ताकि उसके पैर जमीन पर रगड़ के कटोट न जाए, चोट न लग जाए उसको। जानते ना स्पीड ब्रेकर पे गड्ढे पे जब गाड़ी हचकती है तो पिछली सवारी उड़ती है, तो जब उठती है तो उससे बचाने के लिए हैंड ग्रिप होनी चाहिए ताकि वो पकड़ ले। तो ये धारा 128 में दो पहिया वाहन पे सुरक्षा के प्रबंध है। अब देखिए मजेदार धारा 129 आ गई जिससे दिन भर आपका पाला पड़ता है। धारा 129 MB एक्ट 1988 कहती है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 4 वर्ष से अधिक है, खूब ध्यान से सुनिएगा, ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 4 वर्ष से अधिक है और जो किसी भी कैटेगरी की मोटरसाइकिल चला रहा है या उसके पीछे बैठा हुआ है, वो अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनेगा। ये ध्यान आ गया ना? हेलमेट पे सारा दिन आप चाँव चाँव करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं पुलिस से, तो उन्हें दुनिया भर के विवाद होते रहते हैं। भाई धारा 129 में ये प्रावधान किया गया, आपके देश का कानून है, कानून तो मानिए। ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं 4 साल से बड़ा हर व्यक्ति हेलमेट लगाएगा। यहाँ तो 50-50 साल के लोग नहीं लगाते। अभी परसों नरसों एक फ़ोटो मैंने देखा था, अभी मैं आपको भेजूंगा। एक बुजुर्गवार हैं, बिना हेलमेट के, आगे पीछे 2 बच्चे बैठाए हैं, गाड़ी चला रहे हैं और मोबाइल भी देख रहे हैं। अरे ऐसे लोगों को तो उठा के चालान कर देना चाहिए। ये लोग जिस तरह सड़क पे नियमों के साथ खेल कर रहे हैं, बच्चों और अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, अन्य सवारी और अन्य कम्यूटर्स के साथ खेल कर रहे हैं, इन लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी जरूरत है। तो धारा 129 कहती है सुरक्षात्मक सिर का पहनावा या सुरक्षा टोप, जिसको आप हेलमेट कहते हैं। ये हेलमेट के मानक दिए हैं कि ISI मार्का होगा, इसकी चेन स्ट्रिप अच्छे से बंधी होगी, इसके आगे वाइजर लगा होगा और इसका जो बनावट है वो ऐसा होगा कि व्यक्ति को गर्मी पसीना न आने पाए। इसमें बहुत सारे मानक ISO के माध्यम से दिए गए हैं। लेकिन आपके काम की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जो 4 साल से अधिक उम्र का है, वह या तो मोटरसाइकिल चला रहा हो चाहे पीछे बैठा हो, वो हेलमेट लगाएगा। एक छोटी सी छूट इसमें दी गई जिसको मैंने आपको पहले बताया था। यदि कोई सिख समुदाय का व्यक्ति एकदम फुल पगड़ी पहने हो तो उसको हेलमेट से छूट दी गई है। सिख समुदाय का व्यक्ति जो पगड़ी पहना हो, ये जो लोग थोड़ा सा स्कार्फ बांध लेते हैं या बालों का जूड़ा बना लेते हैं, इन लोगों की छूट नहीं है। जो पूरी फुल पगड़ी बांधेगा, क्योंकि एक्सीडेंट होने पे सर की सुरक्षा ही हमारा लक्ष्य है। और सरदार जी जो पूरी पगड़ी बांधते हैं 7-8 मीटर 9 मीटर कपड़े की, वो एक्सीडेंट में उनके सर को बचा ले जाती है, तो ये उनको छूट है। मित्रों, सम्मानित महानुभावों, कृपया ये ध्यान रखिएगा कि यह छूट सिख महिलाओं को नहीं है, क्योंकि सिख समुदाय की महिलाएं पगड़ी नहीं पहनती। यह जो जूड़ा पहने हुए सरदार जी हैं उनको छूट नहीं है। जो हल्का सा एक कपड़े का पटका बांधे हुए सरदार जी, उनको ही छूट नहीं है। यह केवल छूट उस सिख समुदाय के व्यक्ति को है जिसने पूरी पगड़ी पहन रखी हो 9 मीटर वाली, उसको छूट है। धारा 130 पे आइए, जो आपकी कर्तव्य तय करती है। यह कर्तव्य तय करती है कि किसी सार्वजनिक स्थान पे, इस पे हरदम विवाद होता है। हमारी टीम के भी लोग हरदम मुझसे इस बारे में पूछते हैं कि साहब गाड़ी का कागज़ कौन चेक कर सकता है, साहब कौन चेक कर सकता है। मैंने उस दिन आपसे बताया था कि परमिट की स्पेसिफिकेशन जांचनी हो तो परमिट को चेक करने की पावर सब इंस्पेक्टर को है, लेकिन अन्य कोई कागज कोई पुलिस अधिकारी वर्दी में हो मांग सकता है। पुलिस अधिकारी कौन है? पुलिस अधिनियम की धारा 2 के तहत प्रत्येक पुलिस का वर्दी पहने हुए सिपाही से लेकर DGP तक पुलिस अधिकारी है। यही बात धारा 130 कहती है, अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पेश करने का कर्तव्य, पेश करने का कर्तव्य, ये आपकी ड्यूटी है। ये किसी का मतलब एहसान नहीं है कि आप अपने कागज दिखा रहे हैं जो लोग बड़े ताव से लो देख लो ना, ये आपका कर्तव्य, पूरी विनम्रता से आप अपना कर्तव्य निभाएंगे। ये कहता है कि किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान का ड्राइवर, कोई भी गाड़ी जो चला रहा है, वर्दी पहने हुए किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र
बीमा, पीयूसी, फिटनेस, परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करेगा। आप इससे बच नहीं सकते, ये आपके कर्तव्य हैं। धारा 130 में आप बाउंड कर दिए गए हैं करने को। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो गाड़ी का तो सीजर भी हो सकता है, चालान भी हो सकता है, आप खुद भी अरेस्ट हो सकते हैं पुलिस कार्रवाई में सहयोग न करने के आरोप में। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया इस कर्तव्य को पूरी विनम्रता पूर्वक निभाइए और पुलिस अधिकारी जब मांग करे तो उसको ये समस्त कागजात ससम्मान प्रस्तुत करिए। धारा 130 में यह व्यवस्था पूरी तरह से बनाई गई है और यह व्यवस्था कंडक्टर पे भी लागू है। मैंने आपसे बताया था ना ड्राइविंग लाइसेंस वाले चैप्टर में कि जो सवारी गाड़ियों के कंडक्टर होते हैं उनका भी ड्राइविंग लाइसेंस होता, उनको भी दिखाना होगा। लेकिन हमारे पुलिस अधिकारी इस व्यवस्था से ऐसा अनभिज्ञ हैं कि किसी भी गाड़ी के खलासी का आज तक चालान और चेकिंग नहीं किए हैं। जब व्यवस्था है कि प्रत्येक सवारी गाड़ी पे खलासी होगा तो खलासी का लाइसेंस कहाँ है? प्रत्येक जो खलासी होगा यहाँ पे अपनी नेम प्लेट लगाएगा, खलासी होने का प्रमाण पत्र है, वो नहीं लगाता है, आप उसका चालान करिए, ट्रैफिक पे आपका कंट्रोल बढ़ेगा। इसी प्रकार से धारा 130 ही यह कहती है कि यदि कोई या सभी कागज अथवा परमिट आपके पास नहीं है तब आप क्या करेंगे? एक आध कागज हो तब तो ठीक है, जैसे मान लीजिए डीएल आपका है, बाकी कोई कागज नहीं है, तो पुलिस अधिकारी धारा 206 का शक्तियों का प्रयोग करके आपका डीएल कब्जे में लेके चालान कर देगा। यदि मान लीजिए कोई कागज नहीं है, यहाँ तक कि आपका अपना डीएल भी नहीं है, तो धारा 207 की शक्तियों का प्रयोग करके वह व्यक्ति पूरी गाड़ी को सीज कर देगा पुलिस अधिकारी। यहाँ कह रहे हैं कि यदि आपके पास अन्य कागज नहीं है तो चालान किए जाने के बाद 15 दिन के भीतर पुलिस के सक्षम अधिकारी के समक्ष कागज प्रस्तुत करेंगे। फोटोस्टेट करा के ले जाकर उसको दे दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार यह पावर सभी क्षेत्राधिकारी पुलिस के डिप्टी एसपी को दी गई है। पुलिस का कोई भी डिप्टी एसपी 15 दिन के भीतर चालान के कागज चेक करके फाइन लगा के चालान छोड़ सकता है। अब इधर एक छोटी सी व्यवस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीच में बना दी है कि 3 दिन बाद ही चालान वर्चुअल कोर्ट में चला जाएगा। तो ये कंट्राडिक्शन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, वर्चुअल कोर्ट से मैसेज आएगा, वर्चुअल कोर्ट में अपनी बात कह के अपना चालान छुड़ा सकते हैं। वर्चुअल कोर्ट का मैसेज है, सुविधा है, ऐप है, आप इसके बारे में गूगल से जाके जान सकते हैं। नहीं तो किसी दिन मैं एक विस्तार से वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि वर्चुअल कोर्ट की कार्रवाई होती कैसे। अब इसी प्रकार से धारा 131 कहती है कि रेलवे क्रॉसिंग, इसके बारे में मैंने आपसे ड्राइविंग रेगुलेशन सन 2023 वाले में भी बात मैंने की थी कि रक्षक रहित रेलवे क्रॉसिंग पर सावधानी बरतना ड्राइवर का कर्तव्य है। ड्राइवर ड्यूटी बाउंड है रेलवे क्रॉसिंग पर कुछ कर्तव्य, कुछ सावधानियां बरतने के लिए। जैसे न वो बच्चों का गीत सुनाते हैं कि रेलवे क्रॉसिंग में दाएं बाएं देखो फिर आगे बढ़ो, दाएं बाएं देखो फिर आगे बढ़ो। रेलवे क्रॉसिंग पे ड्राइवर का कर्तव्य है कि गाड़ी को क्रॉसिंग से सुरक्षित पहले रोक लेगा, फिर अपने खलासी को भेजेगा, खलासी जाके दोनों तरफ दूर तक देखेगा ट्रेन आ तो नहीं रही है, उसके बाद गाड़ी को पार करेगा। ये व्यवस्था रक्षक रहित अनमैन्ड क्रॉसिंग पे है, जहां पर वो गेट बंद करने की सुविधा नहीं है। बाकी तो जो मैंड क्रॉसिंग वहाँ आपको तो पता होगा कि वो बैरियर गिरा देता है या गेट बंद कर देता है, लेकिन जहाँ पर ऐसा नहीं है, अनमैन्ड क्रॉसिंग है, वहाँ पे ड्राइवर का कर्तव्य है कि दुर्घटना रोकने के लिए वो पहले ये सुनिश्चित कर ले कि दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं पड़ रही। ये प्रत्येक ट्रिप जब लगाएगा तब ये कर्तव्य है। धारा 132 कहती है कि कुछ दशाओं में ड्राइवर को रोकने का कर्तव्य। ड्राइवर को रोकने का मतलब गाड़ी रोकने का कर्तव्य। ड्राइवर रोक के क्या करेगा अकेले? गाड़ी रोकने का कर्तव्य कब कब है? जब कोई वर्दी पहने हुए पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक से ऊपर हो, यान के किसी व्यक्ति, पशु या अन्य यान के साथ दुर्घटना हो जाने पर
या किसी संपत्ति के नुकसान पहुंचाने की दशा में अगर रोकता है तो प्रत्येक ड्राइवर गाड़ी रोकेगा, प्रत्येक दशा में गाड़ी रोकेगा और ड्राइवर को कर्तव्य हो गया। जैसे मान लीजिए आगे एक्सीडेंट हुआ है, आप गाड़ी लिए जा रहे हैं, यदि कोई सब इंस्पेक्टर गाड़ी रोक रहा है तो आप गाड़ी रोक लीजिए, नहीं तो आप आगे बढ़ के या तो दुर्घटना कर देंगे या राहत और बचाव कार्यों में बाधा उत्पन्न आप करेंगे, या वहां पर किसी की संपत्ति और नष्ट हो जाएगी। यदि या वहां पर कोई इंजर्ड घायल व्यक्ति या कोई पशु पड़ा हुआ है तो पुनः आप उसको रौंद के उसको मार देंगे। तो ऐसी दशा में गाड़ी रोकना आपका कर्तव्य होगा। दूसरा कह रहे हैं कि जब ऐसे पशु के भार साधा व्यक्ति द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किए जाने पर जबकि उसको ऐसा लगता है पशु नियंत्रण के बाहर हो गया। पशु परिवहन नियमावली 1978 कहती है कि घोड़ा, गधा, बकरी, गाय, ये सब जो परिवहन होंगे इनकी गाड़ियों के मानक तय किए गए हैं। यदि ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति जिसके पशु गाड़ी में लदे हैं वो कहता है कि साहब हमारा कोई पशु बिगड़ गया है, होता ना मनोवैज्ञानिक प्रभाव पशुओं पर भी तो पड़ता है। पता लगा वो ट्रक में पहली बार चढ़ा है कोई बैल, कोई सांड, कोई घोड़ा, कोई बकरी, और वो विक्षिप्त हो जाती है। ऐसे में क्या करेगा, वो दीवालों से टकराएगा गाड़ी के, अपना सींग तोड़ लेगा, अपने को चोटिल कर लेगा, अन्य पशुओं को मारेगा। ऐसे में यदि पशु का मालिक कहता है कि साहब गाड़ी रोक लो, पशु नियंत्रण के बाहर हो गया है, तो ड्राइवर का कर्तव्य होगा कि वो गाड़ी को रोके। बहुत अच्छा इन्होंने लिखा कि पशु का मतलब घोड़ा, ढोर, हाथी, ऊंट, गधा, खच्चर, भेड़, बकरी, इतने लोगों को पशु माना गया एमबी एक्ट में। हालांकि जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते मैं उनको भी पशु ही कहता हूँ, क्योंकि वो भी नियम नहीं मान रहे हैं। मनुष्य होने का कौन सा लक्षण वो दिखा रहे हैं। तो धारा 132 में ये व्यवस्था दी गई है कि आपको गाड़ी रोकनी होगी प्रत्येक ड्राइवर को। ये केवल कमर्शियल वाहन वालों को नहीं, हमारे आप पर भी लागू होता है जो प्राइवेट गाड़ी चला रहे हैं। धारा 133 कहता है कि जो मोटर मालिक है उसका भी कुछ कर्तव्य, ऐसा नहीं कि बस गाड़ी निकलवा लिए, चेसिस कसवा लिए और उसके बाद फिर पैसा कमा रहे हैं, नियम कानून तोड़े जा रहा ड्राइवर, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। उनको धारा 133 ये बाउंड करती है कि मोटर यान का मालिक जिसका कंडक्टर या ड्राइवर इस धारा के तहत, इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया है तो पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उस ड्राइवर का, उस कंडक्टर का पूरा नाम पता नोट कराएंगे। बच नहीं सकते साहब हमें नहीं मालूम ना, आपकी गाड़ी का ड्राइवर कंडक्टर आपको कैसे नहीं मालूम नहीं है तो फिर आप मुलजिम बनेंगे। तो ये मोटर मालिक का कर्तव्य है कि इस अधिनियम के तहत हुए किसी भी अपराध के बारे में यदि पुलिस अधिकारी पूछता है तो मोटर मालिक को ड्राइवर और कंडक्टर का नाम पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर सब देना पड़ेगा। ये आप ड्यूटी बाउंड है, आप बाध्य है, कर्तव्य है आपका। धारा 134 सड़क दुर्घटना के विषय में है कि सड़क दुर्घटना होने पर ड्राइवर की क्या कर्तव्य होंगे। आजकल क्या प्रचलन में है, इस ड्राइवर साहब पहला कर्तव्य मानते हैं गाड़ी लेके चलो भाग वहां से, इसीलिए धारा 106 आई है, आजीवन कारावास दे जाएगी, 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा है अगर वो आप भाग गए तो। ठीक है, अभी भारत सरकार ने इस धारा को लागू करने में थोड़ी शिथिलता बरती है, लेकिन आप बच नहीं पाएंगे। 10 साल से लेके आजीवन कारावास तक टक्कर मार के भाग जाने पर मौके पर से। तो ये कर्तव्य आपको याद दिला दूं मैं, धारा 134 कहती है कि जब किसी दुर्घटना के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति घायल हो जाता है या किसी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उस गाड़ी का ड्राइवर या गाड़ी का मोटर मालिक जो भी है वह उस व्यक्ति को, उस आहत व्यक्ति को निकटतम हॉस्पिटल तक ले जाएगा, उसका प्राथमिक इलाज कराएगा, उसके परिजनों को तुरंत सूचित करेगा। वह व्यक्ति अगर मना भी करता है तो भी आपका ही कर्तव्य है। दूसरी चीज, तुरंत वह स्थानीय थाने को सूचित करेगा। 112 पर आप फोन कर दिए, सूचना मान ली जाती है
कि साहब हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी घायल हो गया, मैं इसको लेकर अस्पताल जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी मौके पर खड़ी है, कृपया उसको देख लें। ये आपका कर्तव्य है ड्राइवर का। या फिर मांगे जाने पर वह अपनी गाड़ी का पूरा विवरण देगा, विशेष तौर पे वो बीमा का विवरण जरूर देगा ताकि उस घायल व्यक्ति को आर्थिक सहायता दिलाई जा सके, जिसमें बीमा पॉलिसी की संख्या, उसकी वैलिडिटी, दुर्घटना की तारीख, समय, स्थान, ये सारी चीज़ें हैं। ड्राइवर का कर्तव्य है कि वह पुलिस को सूचित करेगा इस विषयों में। इसमें इन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए ड्राइवर का मतलब गाड़ी का मालिक भी शामिल है। धारा 134 का राहगीर जिंदाबाद। धारा 134 का कहती है कि सड़क पे दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले व्यक्ति को नेक आदमी कहा जाएगा और प्रधानमंत्री जी ने ऐसे नेक आदमी को राहगीर की संज्ञा दी है। इस पे हमने आपको एक तत्काल वीडियो बना के दिया था, जिस पे आप सब लोगों का बहुत स्नेह और प्यार भी मिला था। लगभग 12,000 से अधिक लोगों ने उस वीडियो को देखा भी था। मेरा अनुरोध होगा कि एक बार उसको पुनः देखें ताकि आपको राहगीर योजना का पूरा जानकारी हो सके कि क्या मामला है। इसमें ये कह रहे हैं कि राहगीर को कुछ सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। सुरक्षा प्रदान का मतलब ऐसा नहीं कि आपके साथ 2 गन्नर लगा दिए जाएंगे, नहीं। सुरक्षा का मतलब है, पहली चीज आपको कोर्ट नहीं बुलाया जाएगा, दूसरी चीज आपको पुलिस गवाही के लिए नहीं बुलाएगी, तीसरी चीज पुलिस आपसे पूछताछ नहीं करेगी, चौथी चीज कोई भी अस्पताल आपसे इलाज का पैसा नहीं मांगेगा। ये 4 सुरक्षा आपको मिली हुई है हर नेक आदमी को धारा 134 का के तहत। तो कृपया सामने आइए, दुर्घटना में आहत लोगों को अस्पताल पहुंचा के उनकी जान बचाइए, नेक आदमी होने का तमगा लीजिए, राहगीर योजना के तहत 25,000 रुपये का सरकार द्वारा पुरस्कार पाइए। एकदम खुला ऑफर है, दया का दया, पुण्य का पुण्य, पैसे का पैसा। इससे अच्छी योजना सरकार और क्या दे सकती है। एक तरफ किसी की जान बचाने का पुण्य कमाइए, एक तरफ किसी पीड़ित की मदद करने की सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल करिए और सरकार द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार पाइए। तो राहगीर योजना धारा 134 का के अनुपालन में बनाई गई है। धारा 135 पुलिस की धारा है कि पुलिस को क्या करना है। धारा 135 कहती है कि दुर्घटना के मामलों में अन्वेषण करने और रास्ते में सुख सुविधाओं का विकास करने के लिए राज्य सरकार स्कीमें बना सकती है। अब ये क्या मामला है? ये मामला ये है कि सड़क दुर्घटनाओं की विवेचना के लिए साइंटिफिक टेम्पर कैसे लाया जाए, इसके लिए सरकार ने मद्रास IIT, अभी उसका नाम यही है, मद्रास IIT की मदद से iRAD नाम का एक ऐप बनाया है। iRAD, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस। इस iRAD में प्रत्येक दुर्घटना की बारीक से बारीक बिंदुओं को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, एक चेकलिस्ट बना दी गई है और प्रत्येक विवेचक दुर्घटना के तुरंत बाद जाएगा और iRAD में सारी सूचनाओं को भरेगा। ये सारी सूचनाएं आपको सड़क दुर्घटना रोकने के लिए स्कीम बनाने में मदद करेंगे। दूसरा चीज इन्होंने कहा, मार्गों में सुख सुविधाओं का विकास। आपको याद होगा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज पे बहुत खेद जताया था कि सड़कों के किनारे शौचालयों का नितांत अभाव है। और आप कहीं भी लंबी दूरी में जाइए, आपको अक्सर दिख जाएगा कि लोग गाड़ियां रोक करके खुले में शौच करते रहते हैं। ये मजबूरी थी लोगों की, जिससे लेके प्रधानमंत्री जी ने अप्रसन्नता जाहिर की और अंत में उन्होंने 2 व्यवस्थाएं बनाई। पहला तो उन्होंने अनिवार्य यह कर दिया कि सड़क के किनारे स्थित प्रत्येक पेट्रोल पंप में एक सुव्यवस्थित शौचालय होगा जिसमें कभी ताला नहीं बंद किया जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप किसी पेट्रोल पंप पे शौचालय में ताला बंद देखें तो उसकी फोटो खींच करके भारत सरकार को भेज दें। पेट्रोल पंप मालिक पे 5,000 रुपये का फाइन होता उसमें। तो प्रत्येक पेट्रोल पंप पे एक शौचालय बनेगा जिसमें ताला कभी नहीं बंद होगा और जो साफ रखा जाएगा और जो इस्तेमाल लायक होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसमें टैप में पानी नहीं आ रहा हो, बेसिन टूटा हुआ हो, लैट्रिन की शीट टूटी हुई हो, यूरिनल पॉट टूटा हुआ ना, एकदम सुव्यवस्थित होगा। और इसको सभी पेट्रोलियम कंपनियों को मैंडेटरी कराया प्रधानमंत्री जी ने।
हम प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे, उन्होंने स्वच्छ भारत के लिए इतना बड़ा कदम उठाया और यात्री सुविधाओं को इतना सख्ती के साथ लागू कराया कि आज हमारे हर पेट्रोल पंप पे शौचालय मौजूद है। इसी तरह जिन्होंने मार्गस्थ सुख सुविधाओं के लिए उन्होंने कहा कि हाईवे किनारे मोटेल्स खोले जाएं, जहां पर लोगों को सूक्ष्म जलपान, ड्राइवरों को विश्राम और शौचालय की व्यवस्था दी जाए। इसके तहत इसका जो बिगड़ा रूप मैं कह सकता हूं, जो ढाबे हैं सड़कों के किनारे, ये उसी योजना के तहत खोले जा रहे हैं या खोलने की अनुमति दी जा रही है। लोगों को यूं ही लगता होगा ना, सड़क के किनारे 2 ठो छप्पर डाला, आदमी कलछुल भदेली लेके जुट गया और लगा सबको नाश्ता खिलाने। नहीं, ये भारत सरकार की योजना का अंग है कि वह मार्गस्थ सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ताकि लोगों को लंबी दूरी की यात्रा में सड़कों के किनारे स्वच्छ पेयजल और सुरक्षित और स्वस्थ भोजन मिल सके, साथ ही साथ उनको विश्राम करने के लिए कुर्सी और शौचालय की व्यवस्था दी जा सके। तो ये व्यवस्था ढाबे से शुरू होकर बड़े बड़े मोटल्स तक गई है। अभी आप कभी आगरा एक्सप्रेस वे पे जाइए, देखिए कन्नौज में कितने शानदार 2 मोटल बनाए गए हैं बीचों बीच रास्ते में। इसी प्रकार के हर एक्सप्रेस वे पे सुविधा दी जा रही है। तो ये सरकार धारा 135 के तहत जो व्यवस्था हमारी संसद ने किया है भारत के सम्मानित नागरिकों के हित के लिए, उसके तहत की जा रही है। इसके अलावा क्या करेंगे, राजमार्गों पर यातायात सहायता चौकी स्थापित की जाएगी। वहाँ पर पुलिस सहायता केंद्र भी होगा। वहाँ पे यदि NHI की रोड है या स्टेट हाईवे है तो वहाँ पर एक एम्बुलेंस खड़ी होगी, वहाँ पे एक रिकवरी वैन खड़ी होगी ताकि कोई प्रकार का ब्रेक डाउन हो जाए तो ऐसी गाड़ियों को हटाया जा सके। वहाँ पे सड़क पे यदि दुर्घटनावश किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसके डेड बॉडी को हटाने का भी प्रबंध किया जाएगा। यदि कोई पेड़ ऊपर लगा है जिसकी डाल यातायात में बाधा डाल रही हो या तेज हवा आंधी तूफान से डाल टूट के गिर पड़ी हो, उसको भी हटाने की व्यवस्था इन यातायात चौकियों पर की जाएगी। ये सरकार को धारा 135 के तहत मैंडेटरी प्रावधान करना पड़ा ताकि हमारी जो सड़क निर्माण एजेंसियां हैं वो सारी व्यवस्थाएं दें। इसके अलावा इन्होंने एक बड़ा अच्छा व्यवस्था किया है, राजमार्गों पर ट्रकों को खड़ा करने के लिए ट्रक ले वे। ये ले वे की व्यवस्था बड़ी एक तरह से समझिए कि सुविधाजनक है। ये जुड़ी हुई कहाँ से है, आप चलिएगा धारा 115 पे नो एंट्री पर। जब सड़क शहरों में नो एंट्री है तो गाड़ी कहाँ जाएगी, गाड़ी खड़ी रहेगी, खड़ी रहेगी तो जाम लगेगा। तो सरकार ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे बड़ा संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने इस पे बड़ी गाइडलाइंस जारी की। इन्होंने कहा कि सड़कों पर, शहरों के बाहर जहां से नो एंट्री आप लगाते हैं वहां पे सड़कों को खड़ा करने के लिए सेपरेट ट्रक ले बे बनवाइए। हम लोग उस दौरान हम लोगों ने खूब होमवर्क किया, तो हम लोगों ने जो ढाबे थे उन सभी ढाबों पे 10-10, 20-20, 50-50 ट्रकों की होल्डिंग एरिया विकसित कराई थी ताकि ये ट्रकें जाकर के सड़क को जाम न कर दे नो एंट्री पॉइंट पे। इससे बेहतर है कि ढाबों पे खड़ी रहें, ट्रक ले बे में खड़ी रहें। ये व्यवस्था हम लोगों ने बनवाई है। सभी जो हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, जो हमारे कमर्शियल गाड़ी चलाने वाले हैं, वो इन व्यवस्थाओं को जानते हैं और उनका कुछ लोग पालन भी करते हैं। यही वजह है कि अगर मैं आपको राज्य की राजधानी लखनऊ की बात करूं तो अयोध्या रोड, कानपुर रोड पे लगने वाला जाम बहुत कुछ अब कम हो गया है, क्योंकि इन ट्रकों को या तो बाईपास से निकाल दिया जाता है या ये ट्रक ले बे में या हाल्टिंग पॉइंट जो हमने ढाबों पे बनवाए थे वहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं। धारा 136 एक तकनीकी धारा है जो कहती है दुर्घटनाग्रस्त यानों का निरीक्षण, टेक्निकल इंस्पेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल व्हीकल्स। अब इसमें 3 लोग शामिल होते हैं, पुलिस का विवेचक, ऑटोमोबाइल क्षेत्र का एक इंजीनियर और बीमा कंपनी का सर्वेयर। ये 3 लोग सर्वे करते हैं। तीनों के अपने अलग अलग उद्देश्य हैं। पुलिस का उद्देश्य यह है कि गाड़ी के एक्सीडेंट में कोई यांत्रिक खराबी तो नहीं शामिल है या फिर यह मानव की गलती या लापरवाही थी। यदि यांत्रिक खराबी हुई है तो मनुष्य की गलती नहीं मानी जाएगी, जैसे ब्रेक फेल हो जाना, टायर फट जाना, कमानी टूट जाना, इस तरह का कोई भी तकनीकी चीज जिससे गाड़ी नियंत्रण के बाहर हो गई हो,
ये विवेचक पता लगाता है। टेक्निकल जो इंस्पेक्शन होता है वो सपोर्ट करता है विवेचक को कि हाँ यह मानवीय भूल थी, मानवीय लापरवाही थी या गाड़ी की तकनीकी यांत्रिक कमी थी। और बीमा कंपनी वाला गाड़ी के डैमेज पार्ट का सर्वे करता है ताकि आपको बीमा का भुगतान किया जा सके, जो आपने थर्ड पार्टी कंपोजिट जो भी बीमा आपने कराया होगा। तो गाड़ियों के निरीक्षण की व्यवस्था धारा 136 में की गई है और इनका ये कहना है कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अथराइज किया हुआ कोई भी व्यक्ति गाड़ी का निरीक्षण कर सकेगा। आरटीओ कार्यालय में एक टेक्निकल इंस्पेक्टर होता है या उसका नाम है आरआई ब्रैकेट में टेक्निकल, रीजनल इंस्पेक्टर टेक्निकल। और पुलिस में होते हैं एसआईएमटी, सब इंस्पेक्टर मोटर ट्रांसपोर्ट। ये दोनों लोग ट्रेंड हैं, दोनों लोग अधिकृत हैं, दोनों की रिपोर्टों को न्यायालय द्वारा और सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। ये लोग गाड़ियों का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट मूल में पुलिस को सौंपेंगे। जो पुलिस का विवेचक होगा उस विवेचना में शामिल करके वह निष्कर्ष निकालेगा कि ये जो दुर्घटना घटित हुई है ये यांत्रिक कमी से हुई है या फिर मानवीय लापरवाही का परिणाम। उसी आधार पर अपना वो चार्जशीट तैयार करेगा। धारा 136 का कहती है सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग और प्रवर्तन। ये जो ITMS है, जो ई चालान की प्रणालियां हैं, इनको धारा 136 का के तहत ही अधिकारित किया गया है। सभी महानगरों में ITMS लग गया है, सभी महानगरों में स्पीड रडार कैमरे लग गए हैं। वो आपका सुपरविजन करते रहते हैं, आपका चालान जनरेट करते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये पावर जो दी गई है वो 136 का में दी गई है। इसके तहत सरकार सड़कों पर CCTV लगा सकती है, ITMS के कैमरे लगा सकती है, स्पीड वायलेशन मीटर लगा सकती है, पोल्यूशन वायलेशन मीटर लगा सकती है। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि ट्रैफिक की निगरानी के काम आ सकते हैं, कंट्रोल करने के काम आ सकते हैं, इन्फोर्समेंट के काम आ सकते हैं, उनका सबका स्थापना सरकार धारा 136 का के तहत प्राप्त शक्तियों के तहत कर सकती है। दो धाराएं जो शेष बचती हैं इस अध्याय की, धारा 137 जो राज्य सरकार को कानून और नियम बनाने की पावर देती, जैसे मैंने शुरू में बताया, और धारा 138 जो केंद्र सरकार को नियम बनाने की पावर देती है। इन्हीं दोनों धाराओं का इस्तेमाल करके CMBR बनाई गई और UPMBR बनाई गई, जिसमें कि यातायात नियंत्रित करने की बहुत सारे बारीकियों के साथ व्यवस्थाएं दी गई। तो मित्रों, ये अध्याय 8 की कथा है जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। इस कथा में ट्रैफिक कंट्रोल करने के सारे उपाय दिए गए हैं, जिनको मैंने धारावाहिक तरीके से धारा 112 से लेकर के धारा 136 का तक मैंने विस्तार से आपसे बताया है। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी धाराओं का मतलब, मकसद दोनों समझ में आ गया होगा और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इन व्यवस्थाओं का पालन करें, अपने देश में निर्मित कानूनों का सम्मान करें और बने रहिए हमारे YouTube चैनल से व्हील्स के साथ, और यातायात संबंधी एक से एक नायाब जानकारियों को हमारे माध्यम से प्राप्त करते हुए सुरक्षित सड़कों पर अपनी यात्रा करें। हमारा मोटो है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद।